आज हम आपको बताने वाले हैं एकेडमिक बैंक फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में। इसका मतलब होता है एबेकस। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा एबेकस प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है, उस पर किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है, एबेकस की उपयोगिता क्या है, एक स्टूडेंट के लिए एबेकस कैसे यूजफुल है, और एबेकस में जो क्रेडिट होता है वो क्या होता है, और एबेकस में जो जिस एकेडमिक बैंक की बात की जा रही है वो क्या होता है। तो एबेकस प्लेटफॉर्म ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं और जितने भी टीचर्स हैं, साथ ही साथ जितने स्टूडेंट्स हैं, सबको यहाँ पर एक अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। और वो जो प्रोफाइल बनानी पड़ेगी उसी को बोला गया है कि एकेडमिक बैंक अकाउंट, यानी एबेकस प्लेटफॉर्म को एक बैंक समझिए और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उसी को बैंक अकाउंट समझिए। जैसे मनी बैंक होता है उसी तरीके से ये क्रेडिट बैंक है। मनी बैंक में क्या होता है कि जैसे आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवाया, अकाउंट खुलवाने के बाद आप उसमें पैसा जमा करते हैं या बाहर से कोई पैसा आता है तो आप चाहे तो उसी बैंक से उस पैसे को विड्रॉ कर लें, चाहे तो आप दूसरे बैंक में जाकर उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये निर्देश दिया है कि स्टूडेंट के जितने भी क्रेडिट्स होते हैं वो एकेडमिक बैंक अकाउंट में जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता है उस महाविद्यालय या उस इंस्टीट्यूट के द्वारा वो जमा किया जाए। तो फिर अगला सवाल आ गया कि क्रेडिट क्या होता है। तो पहली बात तो हमने ये बताया कि हर एक स्टूडेंट को एकेडमिक बैंक अकाउंट खोलना जरूरी है, और खोलेंगे कहाँ, तो एबेकस वेबसाइट पे खोलेंगे। क्रेडिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके कितने अटेंडेंस हैं या आपने जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें क्या परफॉर्मेंस है, आपने जो फाइनल एग्जाम दिया है उसमें क्या स्कोर है, इसके आधार पर महाविद्यालय आपके क्रेडिट बनाता है और वो क्रेडिट जो है आपके अकाउंट में जमा कर देता है। और जैसे आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान समय में जो नई शिक्षा नीति के तहत जो कोर्स लॉन्च किए गए हैं वो 3 वर्ष के लिए नहीं है। जैसे पहले क्या होता था, बीए करते थे, बीएससी करते थे, बीकॉम करते थे, ये 3 वर्ष का होता था, लेकिन अब ये कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है। और ये बड़ा फ्रेगमेंटेटेड है। फ्रेगमेंटेटेड का मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो अब बाध्य नहीं है कि आप 4 वर्ष तक पढ़ाई करिए। आप 1 वर्ष पढ़ाई करने के बाद आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। अब कुछ वर्षों के बाद अगर दोबारा शुरू करना चाहते हैं तो जहां से पढ़ाई छोड़े हैं वहीं से आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो 1 वर्ष की जब पढ़ाई आप पूरा कर लेते हैं तो उसको बोला जाता है सर्टिफिकेट कोर्स। लेकिन अगर 2 वर्ष की पढ़ाई पूरा हो जाती है तो उसको बोला जाता है एडवांस डिप्लोमा कोर्स। अगर 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसको बोला जाता है डिग्री कोर्स। चौथे साल जब आपकी पढ़ाई होगी तो ये माना जाएगा कि आपकी जो डिग्री प्राप्त हुई है उसमें शोध का भी अनुभव है। और ये जो 4 वर्ष की पढ़ाई है ये हर एक वर्ष 40-40 क्रेडिट का है। यानी आप सर्टिफिकेट आपको अगर सर्टिफिकेट का केवल कोर्स का डिग्री चाहिए तो आपकी क्रेडिट कुल कितनी होनी चाहिए, 40 क्रेडिट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि 2 वर्ष के बाद आपकी पढ़ाई अगर ब्रेक हो रही है तो आपकी टोटल क्रेडिट आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए, तो 80 क्रेडिट होना चाहिए। अगर 3 वर्ष के बाद आप महाविद्यालय को छोड़ रहे हैं या अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर रहे हैं तो डिग्री पाने के लिए जो 3 वर्ष कहा गया है, 3 वर्ष का मतलब तो अपनी जगह है, लेकिन आपके 120 क्रेडिट होने चाहिए। 4 वर्ष के बाद आपको जो डिग्री मिल रही है रिसर्च के साथ, उसमें जो टोटल क्रेडिट होनी चाहिए वो 160 क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट को और थोड़ा और कायदे से समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने किसी एक महाविद्यालय में एडमिशन लिया, आप उस महाविद्यालय में एडमिशन लिए, तो महाविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद आपका जो एकेडमिक बैंक अकाउंट है, महाविद्यालय उसमें क्रेडिट जमा करेगा। अब क्रेडिट में बताया किस आधार पर जमा करेगा, तो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर, आपके अटेंडेंस के आधार पर, आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटी के आधार पर, इन आधार पर वो आपके क्रेडिट जमा करेगा। और 1 साल में मैक्सिमम क्रेडिट कितना जमा हो सकता है, तो 40 क्रेडिट। जब 40 क्रेडिट जमा हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब ये क्रेडिट जो 40 है, आप चाहे तो 1 साल में पूरा करें, चाहे 2 साल में पूरा करें, चाहे 3 साल में पूरा करें, लेकिन साहब 40 क्रेडिट होगा तभी आपको सर्टिफिकेट कोर्स का डिग्री मिलेगा। इसी तरीके से एडवांस डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो कब मिलेगा, तो 2 वर्षों में नहीं मिलेगा। 2 वर्ष ना कह के आप ये बोलिए 80 क्रेडिट पूरा होने पर
एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये हुआ कि आपने टोटल 80 क्रेडिट महाविद्यालय में अर्न की है। तो जो 80 क्रेडिट है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक साल हमने पढ़ाई किया, एक साल पढ़ाई करने के बाद हमारा पढ़ाई ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के कई कारण होते हैं, जैसे आपके माता पिता का ट्रांसफर हो गया, पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ गई, कुछ मनी की प्रॉब्लम हो गई, या कुछ बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तमाम तरह की दिक्कतें एक स्टूडेंट के लाइफ में आ सकती हैं। तो आ सकती हैं तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई ब्रेक होगी। तो पढ़ाई जरूर ब्रेक होगी, लेकिन जहां से ब्रेक कर रहे हैं वहीं से आप पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकते हैं। ये पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ाई कहाँ पे ब्रेक किया है? तो आपने जो बैंक एकेडमिक बैंक अकाउंट खुलवाया है, यानी खोला है एबेकस पोर्टल पर, वहां पर इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रेडिट जमा किए गए हैं। तो वो इंस्टीट्यूट उस क्रेडिट को ऑब्जर्व करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद वो बताएगा कि तुम्हारे 40 क्रेडिट पूरे हैं, इसलिए आप दूसरे वर्ष यानी एडवांस डिप्लोमा कोर्स को पूरा करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप दोबारा एडमिशन ले सकते हो। हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही है। आपका अगर पढ़ाई ब्रेक होता है, जैसे 2 वर्षों के बाद, दो वर्ष पूरा होने का मतलब जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 2 वर्ष की पढ़ाई पूरा कर लिए हैं, फिर से मैं कहूंगा 2 वर्ष छोड़िए, 80 क्रेडिट की अगर आप पढ़ाई कर लिए हैं, तो 80 क्रेडिट पर आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा? एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट पाने के बाद मान लीजिए आपकी परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि अब आप जिस शहर में पढ़ाई कर रहे हैं उस शहर में आपके परिवार का रहना नहीं है, बल्कि सुदूर यानी किसी दूसरे शहर में वो चले गए। दूसरे शहर में चले गए हैं तो आपका पढ़ाई ब्रेक होना लाजमी है। या तो वो परिवार क्या करे कि आपके लिए अलग से रूम की व्यवस्था करे, आपके लिए अलग से संसाधन जुटाए, और आप उसी शहर में रहिए और अपनी डिग्री अपनी पढ़ाई पूरा करके तब आप उस शहर में आइए। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आया है प्लान लेकर, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी 80 क्रेडिट की पढ़ाई पूरी हो गई है तो उस 80 क्रेडिट के आधार पर आप दूसरे शहर में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई करते थे वो इंस्टीट्यूट 80 क्रेडिट उस इंस्टीट्यूट को ट्रांसफर कर देगा। तो एकेडमिक बैंक में जो क्रेडिट जमा होता है, उस क्रेडिट का मतलब और एकेडमिक बैंक का मतलब आपको समझ में आ गया। एकेडमिक बैंक को मैं फिर से बता रहा हूं कि एबेकस पोर्टल को आप एकेडमिक बैंक समझिए। वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, तो उससे आपको एक यूनिक आईडी मिलेगा। वो जो यूनिक आईडी होगा वही आपका एकेडमिक बैंक अकाउंट नंबर होगा, और उस अकाउंट नंबर में जो भी क्रेडिट जमा करना है वो आप स्टूडेंट होकर नहीं जमा कर सकते हैं। आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं वो आपके परफॉर्मेंस के आधार पर समय समय पर आपका इंस्टीट्यूट आपके अकाउंट में आपकी क्रेडिट जमा करता रहेगा। अगर इसके बाद आपकी पढ़ाई ब्रेक होती है और आप किसी दूसरे महाविद्यालय या दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहां पर जब आपका एडमिशन होगा तो आपका क्रेडिट ट्रांसफर होगा। देखिए, क्रेडिट से जुड़ा हुआ कई शब्द हैं, जैसे क्रेडिट रिकॉग्निशन, क्रेडिट एक्युमुलेशन और क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट रिडेम्पशन। इसका मतलब, इन चारों शब्दों का मतलब क्या है? क्रेडिट रिकॉग्निशन का मतलब यह है कि आप जिस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं वो महाविद्यालय रिकॉग्नाइज करेगा कि वो महाविद्यालय रिकॉग्नाइज करेगा कि स्टूडेंट का कितना क्रेडिट अब तक हो चुका है, और जितना क्रेडिट होगा वो आपके अकाउंट में डाल देगा। क्रेडिट एक्युमुलेशन का मतलब ये है कि जैसे अलग अलग एक्टिविटी से अलग अलग क्रेडिट आपको मिलेंगे। कुछ अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो वहां से भी क्रेडिट बनता है। आप अगर टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से जो क्रेडिट बन रहा है, सारे क्रेडिट को एक्युमुलेट करके वो महाविद्यालय, वो इंस्टीट्यूट, वो यूनिवर्सिटी आपके यानी स्टूडेंट के अकाउंट में वो क्रेडिट को जमा करेगा। अब क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब ये हुआ, अगर आप एक महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या किसी भी समय अगर आप एडमिशन जो है एक जगह से ब्रेक करके दूसरे जगह लेने जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो आपके सारे क्रेडिट जहां पर आप थे इसके पहले, जो क्रेडिट एक्युमुलेट हुआ था, जो आपके अकाउंट में जमा था, वो महाविद्यालय क्रेडिट को ट्रांसफर कर देगा जिस महाविद्यालय या जिस इंस्टीट्यूट में आप दोबारा एडमिशन लेने जा रहे हैं।
ताकि आपकी पढ़ाई, आपका समय भले ब्रेक हो रहा होगा लेकिन आपका पढ़ाई का जो रिदम है वो कहीं से टूटेगा नहीं, क्योंकि जो क्रेडिट अभी तक आपने अर्न किया है वो क्रेडिट बेकार नहीं गया है। एकेडमिक बैंक में अकाउंट जब आपका बन जाएगा तो उससे आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी फायदा तो ये है कि ट्रांसपेरेंसी आती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ का लैब स्ट्रक्चर, वहाँ की इक्विपमेंट, वहाँ की स्पोर्ट फैसिलिटी, यानी जितने भी प्रकार की वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध है, सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलेगा, वो भी सरकारी वेबसाइट पे मिलेगा। तो हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में अब खुली किताब जैसी बात हो गई है कि यानी हर एक इंस्टीट्यूट को खुद अपडेट करना पड़ता है, उसके यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटीज है, क्या स्पोर्ट्स में कितनी एक्टिविटीज हैं और उससे कितने संसाधन आपके यहाँ हैं, सारी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट को मिल जाएगी। तो उसको किसी दूसरे जगह अगर वो जा रहा है तो एडमिशन लेने में वो अपने मन पसंद का कॉलेज चयन कर सकता है। साथ ही साथ एक और एबेकस में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, एबेकस जो प्लेटफॉर्म है ये डिजी लॉकर से लिंक होगा, यानी जो आपकी क्रेडिट के आधार पर जो भी सर्टिफिकेट, जो भी डिप्लोमा, जो भी डिग्री बनती है वो डायरेक्ट डिजी लॉकर पर जाकर आप स्टोर कर सकते हैं। यानी एबेकस के माध्यम से डिजी लॉकर पर आप डायरेक्ट उसको स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा एक स्टूडेंट के लिए? इससे एक स्टूडेंट के लिए ये फायदा है, उसको फिजिकली वर्क कम करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि फॉर्मेलिटीज ज्यादा थी, आप पहले यहाँ पे साइन कराइए, फिर इस डिपार्टमेंट से जाने के बाद अगले डिपार्टमेंट में साइन कराइए, पति से जाके मिलिए, रजिस्ट्रार से जाके मिलिए, तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज थी जो आपको पूरी करनी पड़ती थी, उसके बाद आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एबेकस डिजी लॉकर से डायरेक्ट लिंक है, आपके क्रेडिट के हिसाब से जो भी आपकी डिग्री बनती है वो डिजी लॉकर पर अपडेट कर दी जाएगी और वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी पेपर वर्क भी कम हो गया और आपको अब तकलीफें कम उठानी पड़ेगी डिग्री लेने में या कोई भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में। तो हमारे ख्याल से एबेकस के बारे में काफ़ी कुछ आपको जानकारी हो गई। तो मैंने पहले क्या बताया कि एबेकस क्या होता है। तो ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, यानी एक प्रकार का एकेडमिक बैंक है जहां पर जाकर अपने अकाउंट्स आपको खोलने पड़ते हैं और उस अकाउंट में जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं वो इंस्टीट्यूट क्रेडिट जमा करता है और उसी क्रेडिट के आधार पर आपको डिग्री मिलती है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट जो होता है कभी भी स्टूडेंट खुद से अपडेट नहीं कर सकता है, क्रेडिट जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वही हमेशा अपडेट करेगा। तीसरी बात यह है कि ये क्रेडिट एक महाविद्यालय से दूसरी महाविद्यालय में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी जो है वो इंस्टीट्यूट है, ना कि स्टूडेंट है। यानी अगर स्टूडेंट एक महाविद्यालय से या एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में मूव कर रहा है तो उसके सारे के सारे क्रेडिट उस इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उस महाविद्यालय के द्वारा जहां पर वो पढ़ाई करता था। आपके अकाउंट में जो क्रेडिट जमा हो रही है उसकी वैलिडिटी क्या है? क्या पूरे लाइफ टाइम ऐसा हो सकता है? यानी आज आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं 1 साल पढ़ने के बाद, क्या 25 साल बाद वहीं से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं? तो कदापि ऐसा नहीं है। ये जो क्रेडिट है इसकी वैलिडिटी, इसकी लाइफ टाइम मात्र 7 सालों तक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एबेकस वेबसाइट पर कैसे कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के अलावा वो कैसे अपने पूरे प्रोफाइल को अपडेट करेगा। देखिए, एक चीज ये जान जाइए, एज ए स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी जरूरी डेटा है वो भरता है। भरने के बाद जिस कॉलेज में वो पढ़ता है वहाँ की अथॉरिटी या जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता है वहाँ की अथॉरिटी उसको वेरीफाई करती है, तब जाकर उसका अकाउंट यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट पूरी तरह से जनरेट होता है और वो काम करने लगता है। एबेकस पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो करना क्या होगा? सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करना होगा। वेबसाइट का एड्रेस क्या है? abacus.upsdc.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ ये जैसा डैशबोर्ड दिख रहा है इस तरीके से डैशबोर्ड खुलकर आएगा। और अब जब यहाँ पर आएगा तो आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है एबेकस यूपी, यानी ये एबेकस के बारे में बताया गया है। यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लिक है और कॉलेज के लिए ये क्लिक है, फैकल्टी के लिए ये क्लिक है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा।
ये यूजर मैनुअल है। अगर कोई भी चीज के किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या एबेकस को समझने के लिए या और भी कोई जानकारी लेने के लिए, तो यूजर मैनुअल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट जब इस पॉइंट को क्लिक करेगा तो ये पोर्टल खुलकर चला आएगा। ये पोर्टल खुलने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो यहाँ पर जो कॉर्नर पर दिख रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का खुलकर आ जाएगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ये सब है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ से ओटीपी जनरेट होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा। फिर उस ओटीपी को यहाँ पर जो अगला डैशबोर्ड खुलकर आएगा, यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आप अपने ओटीपी को वैलिडेट करेंगे और यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, ये कुछ इस तरीके का है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में केवल बेसिक जानकारी मांगी जाती है कि जैसे आप किस स्टेट के हैं, या आप किस जिले में आपका विश्वविद्यालय है, या किस जिले में आपका कॉलेज है, और ये विश्वविद्यालय के बारे में बताना है। यहाँ कॉलेज का नाम देना है। यहाँ पर जो है हाई स्कूल किस बोर्ड से पास है, हाई स्कूल का रोल नंबर बताना है, किस ईयर में हाई स्कूल पास है, आपका नाम क्या है और फादर्स नेम क्या है, और ईमेल आईडी और ये मोबाइल नंबर। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा रहेगा। और आप अपने जेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना है। तो जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको दोबारा यहाँ पर भरेंगे। भरने के बाद इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद सबमिट वाले क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट वाले क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है, तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्लिप है। इसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर से आपको उसी स्टूडेंट पर क्लिक करना है, यानी बैक वापस आ जाना है। तो स्टूडेंट पर जब क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपको अब की बार लॉगिन करना है। क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है इसलिए यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो लॉगिन करने के लिए अब ये देखिए यूजर टाइप, यानी किस ये वाला डेटा यहाँ भर दीजिएगा। डिजिग्नेशन स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखिएगा और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा जो यूजर नेम के रूप में है, पासवर्ड डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, लॉगिन कर दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ने के पहले कुछ डिटेल आपके पास होना बहुत जरूरी है, जैसे 10th का मार्कशीट या 10th के रोल नंबर, सारा सर्टिफिकेट, ऐसे 12th का सर्टिफिकेट। यानी कहने का मतलब आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट के अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड यानी आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने कोई स्कॉलरशिप फॉर्म भरा है तो स्कॉलरशिप का पूरा डिटेल आपके पास होना चाहिए या उसका फॉर्म होना चाहिए और सब कुछ सॉफ्ट कॉपी में होना चाहिए। बाकी डिटेल तो आपको फिलअप करना ही होगा जहां जरूरत पड़ेगी, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आपके पास जरूर होना चाहिए। और यही नहीं, आपको बैंक अकाउंट के बारे में भी अपने पूरा जानकारी होना चाहिए क्योंकि बैंक अकाउंट आपको भरना पड़ेगा। इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स या इतनी जानकारी रखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद देखिए ये आपका डैशबोर्ड खुलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है फाइनल लॉग, और फाइनल लॉग करने का मतलब ये है जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये 3 चीजें हैं, इसको भरना होगा। एक है स्टूडेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट करेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट एग्जामिनेशन डिटेल। और इसको पूरा करने के लिए मतलब तीनों चीज को पूरा करने के लिए एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट प्रोफाइल, सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से लॉग फॉर्म खुलकर आएगा। डिटेल भरा नहीं है, ये सबमिट किया नहीं है, ये भी डिटेल नहीं भरा है, इसलिए यहाँ पर कटकुट का निशान है। इसका मतलब आपको ये सब भरने हैं। जब तक आप ये भरेंगे नहीं तब तक फाइनल लॉग आप कर नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक करके आप आगे बढ़िए। सबसे पहले स्टूडेंट प्रोफाइल जब डिटेल भरने के लिए आप क्लिक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, यानी ये तो आपने भर चुका है पहले से,
इसलिए आपको कुछ यहाँ पर भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसमें जब जो स्टूडेंट प्रोफाइल में एक बेसिक इंफॉर्मेशन भरना है, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद एड्रेस भरना है और एकेडमिक इंफॉर्मेशन भरना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन जब भरेंगे, जैसे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, आपका आधार नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, और रिलीजन यानी किस धर्म से आप बिलोंग करते हैं, और माइनॉरिटी स्टेटस को बताना है, और फिजिकली हैंडीकैप्ड है कि नहीं है, नेशनलिटी, ये सब चीजें, मतलब ये तो बहुत बेसिक होता है। आप सेव करेंगे, सेव नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आएगी, यानी बेसिक इंफॉर्मेशन ये वाला भरने के बाद यहाँ पर लिखा गया है बेसिक इंफॉर्मेशन 1, यानी आपके पिताजी का एनुअल इनकम क्या है, उनका और उनका जो है व्यवसाय क्या है, मदर्स नेम क्या है, मदर का व्यवसाय क्या है, गार्जियन का मोबाइल नंबर क्या है, और स्टूडेंट रिक्वायर यानी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट का नंबर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक इंफॉर्मेशन भरने के बाद फिर आपको एड्रेस के बारे में एड्रेस बताना है। तो एड्रेस जब बताएंगे तो एड्रेस तो बताने की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस जहाँ पर जो जरूरी है वो सारा इंफॉर्मेशन भर दीजिएगा। भरने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एकेडमिक इंफॉर्मेशन आपको देना है। एकेडमिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि हाई स्कूल से लेकर अब तक, यानी जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सबके रोल नंबर, किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आप हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए थे, कितना नंबर पाए थे, मैक्सिमम नंबर कितना था, ऑटोमेटिकली यहाँ पर परसेंटेज बनकर सामने आ जाएगा। देखिए 3 इंफॉर्मेशन भरना था, एक बेसिक इंफॉर्मेशन 1, इसके बाद एड्रेस के बाद एकेडमिक इंफॉर्मेशन, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सारे कंबाइंड करके, यानी हाई स्कूल से लेकर जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं सबको आपको एक पीडीएफ में बना लेना है, हाई स्कूल से लेकर अब तक, यानी जिस लेवल पर आप ये अबेकस प्रोफाइल बना रहे। अगर पीजी में है तो यूजी तक होगा, अगर यूजी में बना रहे हैं तो हाई स्कूल इंटर तक है। सारे डॉक्यूमेंट्स का आप एक पीडीएफ बना लीजिएगा। पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको पीडीएफ बनाना नहीं आता है, यहाँ पर ये 2 वेबसाइट लिखे गए हैं, इन दोनों वेबसाइट पर जाकर आप जितने भी जेपीजी फाइल हैं उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद क्रिएट पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ फिर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर यहाँ पर आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। फिर इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और स्कॉलरशिप अगर आपने अप्लाई किया है तो उस स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर जो भी फॉर्म है उसको अपलोड करना है। देखिए करंट प्रोफाइल, यानी करंट प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, किस सेमेस्टर में है उसके बारे में लिखेंगे, और आपको ये बताना है क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं, तमाम तरह की जानकारी आप देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट अपना करंट प्रोफाइल अपडेट करेगा, जितनी भी जानकारी मांगी जाए आप उसको भर दीजिएगा। भरने के बाद आपको फिर से एड्रेस और बैंक इंफॉर्मेशन देना है। ध्यान रहे कि करंट इंफॉर्मेशन में देखिए बैंक, यानी जो भी आपका स्कॉलरशिप आएगा जिस बैंक अकाउंट में, उसके बारे में तो बताना ही पड़ेगा ना। फिर इसके बाद प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल, तो यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे मांगा जाए आप उस डिटेल को सबमिट कर दीजिएगा। कौन सा कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, मेजर सब्जेक्ट कौन है, माइनर सब्जेक्ट कौन है, तमाम तरह की जानकारी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, उसको भर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। फिर देखिए जब तीनों इंफॉर्मेशन आप भर देते हैं, यानी स्टूडेंट प्रोफाइल डिटेल, स्टूडेंट करेंट प्रोफाइल और प्रेजेंट एग्जामिनेशन डिटेल, ये तीनों भरने के बाद आप यहाँ पर देखिए टिक हो गया है। टिक होने के बाद अब देखिए व्यू ड्राफ्ट और जनरेट ओटीपी। सबसे पहले आप व्यू ड्राफ्ट करिएगा। व्यू ड्राफ्ट करेंगे तब इसके बाद आपको जो आपने फॉर्म भरा है पूरा फॉर्म आपको दिख जाएगा सामने, और इस फॉर्म को बाकायदे चेक कर लीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ी है तो आप बैग जाकर जो है उसको एडिट कर दीजिएगा। अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर से आप वापस वहां पे जाएंगे, तो वापस जाएंगे तो आपको देखिए आएगा जनरेट ओटीपी।
तो फॉर्म का डिटेल देखने के बाद आप ओटीपी जनरेट करेंगे, फिर ओटीपी को यहाँ पर भर देंगे जो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। फिर इसके बाद अप्रूवल के लिए आप लॉक कर देंगे, और जब लॉक कर देंगे, लॉक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल और इससे जुड़ा हुआ जो डेटा है आपके इंस्टीट्यूट के अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा। फिर वो आपका पूरा डिटेल चेक करेगा। देखिए, बेसिक डिटेल तो आपने ही भरा है, लेकिन उस कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, एग्जामिनेशंस के बारे में तमाम तरह की जो डिटेल्स हैं वो बाकायदे चेक करेगा। चेक करने के बाद उसको वेरीफाई करेगा। अब जाकर आपका अकाउंट यानी एकेडमिक बैंक अकाउंट ओपन हो गया है। राम राम, जय हिंद। हाँ, आप अपने विचार कमेंट के फॉर्म में जरूर बताइएगा। जय हिंद।